ट्रांसफार्मर क्या है? चलो इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम चलते हैं माइकल फेराडे का उपयोग। क्या था उस प्रयोग के अंदर? माइकल फेराडे का प्रयोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग। जब भी दो कुंडलियां, एक कुंडली धारावाही और दूसरी कुंडली बिना धारा की, ठीक, बस बंद लूप बना रही दोनों कुंडलियां। अगर एक कुंडली जो धारावाही कुंडली है, अगर उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो कॉमन सेंस से उससे चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर उस कुंडली को मैं गति कराऊंगा वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। तो दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, वो बदलेगा। जब दूसरी कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक। और विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से, प्रेरण होने से उस बंद लूप में धारा का प्रवाह, ये हमने पढ़ा था। तो इसका इस्तेमाल हमने, देखो इसका एक बेनिफिट क्या है कि जब प्रेरण की घटना घटित होगी तो प्रेरण की घटना की वजह से किसी प्रकार का बीच में हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं चाहिए। माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जब माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है तो बिना किसी तार के, बिना किसी माध्यम के जब हम घटना करवाएंगे तो प्रतिरोध कितना होगा? 0, लगभग नगण्य। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो नगण्य प्रतिरोध होगा, तो उस वजह से हम एक से दूसरी कुंडली में ऊर्जा का स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं और उसकी अधिकतम दक्षता में स्थानांतरण कर सकते हैं। किसी को डाउट? नहीं। तो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। उसी चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये काम करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली कुछ इस प्रकार की, देखो पुराने जमाने के ट्रांसफार्मर और आज के जमाने के ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा अंतर है। अलग अलग प्रकार के बनाए जाते थे। कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये है मेरा प्राथमिक कुंडली, ठीक, और इसके साथ ही में दूसरी कुंडली को रख देता हूं। आप ऐसा रख सकते हो, चाहो तो आप दूसरे प्रकार का बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूं। यहाँ तार लपेट दे और दूसरी तरफ इस तरफ तार लपेट दे, तो ये बन गया ऐसा इसी प्रकार एक ही के अंदर दो अलग अलग कुंडलियां जुड़ी हुई हैं। ये हो गया प्राथमिक कुंडली और दूसरा हो गया द्वितीय कुंडली। अब प्राथमिक कुंडली कुंडली कहेंगे किसे? जिसमें धारा प्रवाहित होगी। हाँ, जिसके साथ वोल्ट का स्रोत जुड़ा होगा, प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत जुड़ा होगा। ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत जोड़ा, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कुंडली। कुंडली का हेलिकल का एक्स लिख देते, पीएच जो भी है, या कहते हैं प्राथमिक कुंडली। और जो दूसरी कुंडली है जिसके साथ वोल्ट का स्रोत नहीं जुड़ा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हेलिकल, या कहें तो द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कुछ भी हो सकती है। फेरों की संख्या हम निरूपित करते हैं n से, और उसमें प्राइमरी का इसलिए np लिखेंगे। तो सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ns हो जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट? तो भाई ये करता क्या है? ये तो इसकी संरचना बस काफी है। ये करता क्या है? ये करता क्या है? मैं डायरेक्टली इसका उत्तर दूं तो मजा नहीं आएगा, लेकिन एक बार इसको समझते हैं कि अगर यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो, कहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है? प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होगा तो क्या होगा? इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा।
तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ भैया। इसमें द्वितीय कुंडली तो उसको मैं लिखूंगा ES। तो बताओ विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है? E बराबर माइनस d5b अपॉन dt। L तो हो गया अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण। L हो गया स्वप्रेरण तो अगर अन्योन्य प्रेरण करते तो M म्यूचुअल। याद होगा आपको? हाँ भैया। तो देखिए ये प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत है या स्वप्रेरण सिद्धांत? ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है बिल्कुल। तो अगर मैं इसका कांस्टेंट ना लेकर मैं डायरेक्टली लिख दूं E बराबर क्या मैं लिख सकता हूं इसको माइनस d फाई अपॉन dt। क्या कोई डाउट? अब देखो ES बराबर माइनस d फाई अपॉन dt। तो आपने माइनस क्यों उठाया? इसीलिए कि मैं यहां लिखना चाहूंगा NS। हाँ भैया। NS क्यों लिखा? पहले के हाँ भैया। अब यहाँ पर ES बराबर माइनस NS d फाई अपॉन dt क्यों लिखा? जितने कुंडली में जितने फेरे होंगे उतना ज्यादा उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। उतना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा उसमें विद्युत वाहक बल होगा। तो ये हो गया प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली पर विद्युत वाहक बल। इसी प्रकार अगर मैं कहूं देखो इसमें जब फ्लक्स परिवर्तन होगा इसमें जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो इसका विद्युत वाहक बल के कारण इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। हाँ भैया। उसमें धारा का प्रभाव होगा। हाँ भैया। तो वो कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं EP बराबर माइनस d अपॉन d5 यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब दोनों का अनुपात कर दो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का भाग विभाजन ये सब अपॉन d बराबर माइनस अपॉन E क्या विद्युत वाहक बल? और विद्युत वाहक बल के समानुपाती होते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा का प्रवाह हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बराबर VS अपॉन मतलब डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जो विद्युत वाहक बल सॉरी टर्मिनल वोल्टेज है वो समानुपाती है N के। वोल्टा फेरों की संख्या के समानुपाती है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर फेरों की संख्या कम है तो वोल्टा कम होगी। फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टा अधिक होगी। क्या समझ में आ रहा है? और विभव क्या है? वो कारण जिसके वजह से आवेश का ये याद रखना। मतलब मैं कुंडली में फेरों की संख्या बदलकर उसके टर्मिनल वोल्टता को बदल सकता हूँ। तो विद्युत वाहक बल बदला जा सकता है क्या? नहीं, विद्युत वाहक तो एक तरह से कांस्टेंट रहेगा वो। हालांकि देखा जाए तो वो भी बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई में तो जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो तो विद्युत वाहक बल होता है, और जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो वो सॉरी फ्लक्स कैसा, और जब फ्लक्स नहीं तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसा, जब फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं तो विद्युत वाहक बल कैसा। तो यहाँ याद रखिएगा वोल्टा जो है कुंडली के फेरों की संख्या के समानुपाती है। इसका मतलब है अगर मैं कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाता हूं तो वोल्टा बढ़ जाएगी। मैं धारा की बात नहीं कर रहा हूं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? वोल्टा की। गलती से मत सोचना भाई धारा की। तो यह समझना कि अगर मान लो यहाँ पर हाई वोल्टेज है, क्यों देखो बाहर से जब जोधपुर से या कहीं से भी हमारे घर पे बिजली आती है तो वहां से बिजली आ रही तो लो वोल्टेज पर आ रहा है या हाई वोल्टेज पर? इसका कारण क्योंकि शक्ति क्षय न्यूनतम कब पड़ा था? तीसरे चक्र। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए हमेशा अधिक दूरी पर उच्च वोल्टा पर ही प्रक्षेपित किया प्रेषित किया भेजा जाता है। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज है और मुझे यहाँ वोल्टेज लो रखना है। जैसे बाहर से आ रहा है 240 वोल्ट, पंखे के लिए, बल्ब के लिए, मोटर के लिए, एसी के लिए, क्या वोल्टेज सभी के लिए समान है? नहीं। तो बाहर से तो उच्च वोल्ट आ रहा है, मुझे यहाँ प्राप्त करना निम्न वोल्ट, तो मैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दूंगा। तो किससे क्या होगा? इससे वोल्टेज कम होगा। मतलब बाकी को तो वापस फेंक देगा। इतना ही रखेगा
जितना मतलब फेरो की संख्या है। हाँ भैया, हाँ भैया। इसी प्रकार अगर मुझे यहाँ लो वोल्टेज है हाँ और यहाँ मुझे हाई वोल्टेज प्राप्त करना है, फेरो की संख्या बढ़ा देंगे तो मैं क्या करूँगा, उसके फेरो की संख्या को हाँ भैया, सामने वाले की, किसकी, सामने वाले की किसकी, पहले वाले की। एक सेकेंड, ये क्या करेगा, दोबारा सुनो, अगर मुझे यहाँ पर हाई वोल्टेज चाहिए हाँ भैया, और इसमें लो वोल्टेज है, हाँ तो मैं फेरो की संख्या किसकी बढ़ाऊंगा। याद करो, विद्युत धारा सॉरी आवेश स्थिर अवस्था में हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या गतिशील अवस्था में हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता गतिशील है। अवस्था में, क्या कहा, गतिशील अवस्था में। हाँ, गतिशील अवस्था में हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हाँ भैया, है। और किसी क्षण के कारण, किसी तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार का होता हाँ है, भैया, ये वाला। हाँ भैया। लेकिन जब यही कुंडली बन जाए तो ऐसे हो तो उसका चुंबकीय फ्लक्स, लूप में। उसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जाता है। हाँ भैया, अगर धारा इस प्रकार है तो अंगूठे की दिशा में होगा चुंबकीय क्षेत्र। हाँ भैया, तो यहाँ नोटिस कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, देखो एक तो बिखरा हुआ है। हाँ भैया। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, हाँ घनत्व कम है, कम है, तो उसकी तीव्रता अधिक होगी या कम होगी, कम कम होगी। कम होगी। हाँ ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। हाँ। अगर एक तो इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र है हाँ भैया। और दूसरा इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बिखरा हुआ है। नहीं यार भैया, पहली बार घनत्व कम था, हाँ भैया। दूसरी बार घनत्व ज्यादा है, तो तीव्रता कब ज्यादा होगी, दूसरी बार। दूसरी बार। हाँ भैया। यही तो कहा, घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन, हाँ भैया। मतलब कोई प्रभाव उतना ही अधिक अधिक होगा। होगा। तो अगर मान लो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल कम है हाँ लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो बंद है ना, हाँ भैया। तो उसमें परिवर्तन को बढ़ा देंगे। हाँ याद रखिएगा B बराबर म्यू नॉट n I। हाँ भैया, नहीं। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सीधा निर्भर कर रहा है फेरों की फेरों की संख्या पर। जितने ज्यादा फेर है उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। हाँ भैया। और उतने ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाना है तो हाँ फेरों की संख्या बढ़ेगी। हाँ भैया, समझ में आया। हाँ भैया। अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाना हो तो फेरों की संख्या कम गया। हाँ भैया। तो इसीलिए जो हम अपना चार्जर वगैरह यूज करते हैं या टीवी वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हैं, बाहर से भले लो वोल्टेज है चाहे हाई वोल्टेज है, हमने यहाँ फेरों की संख्या निश्चित कर रखी है। हाँ। कितनी कर रखी है, जितना मुझे उस जितना व्यक्ति को चाहिए। हाँ भैया। 20 वोल्टेज चाहिए तो 20 वोल्टेज के लिए यहाँ फेरों की संख्या रखेंगे। 400 वोल्ट चाहिए तो 400 वोल्ट के लिए यहाँ फेरों की संख्या रखेंगे। बाहर से कम है चाहे ज्यादा, उसका मतलब नहीं। हाँ भैया। यहाँ वोल्टेज को नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है उसके फेरों फेरों की की संख्या। और यही ट्रांसफार्मर करता हाँ। है। उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा निम्न वोल्टा को निम्न वोल्टा को उच्च वोल्टा में। वह युक्ति जो उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में, निम्न वोल्टा को उच्च वोल्टा में परिवर्तित करती है, उसी को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। किसी को डाउट नहीं भैया। अब जरा सोचो, चलो अभी बाद में सोचेंगे, पहले लैंग्वेज सुन लेते हैं। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टा का मान परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टा का मान परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है। मतलब निम्न को उच्च में या उच्च को निम्न में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसमें करते क्या है, तो तांबे की दो परस्पर विद्युत रुद्ध कुंडलियां होनी चाहिए जो नरम लोहे के क्रोड पर लगी होती है। अब ये क्या कह रहा है, विद्युत रुद्ध कुंडलियां देखो कुछ इस प्रकार से, ये पहली कुंडली हाँ भैया। और इसी के ऊपर दूसरी कुंडली। अरे ऐसे क्यों किया, जब यहाँ से फ्लक्स स्थानांतरित हो रहा है, हाँ। जब यहाँ से फ्लक्स स्थानांतरित हो रहा हाँ है भैया। तो बीच में अगर कोई माध्यम आ जाए तो कम कुछ भी होगा। रीजन से ऊर्जा हानि हो हो जाएगी, जाएगा। शक्ति क्षय हो हो जाएगा। जाएगा। उस शक्ति क्षय को कम करने के लिए पास में। हमको बाहर जो माध्यम है उसको हटाना होगा। हाँ भैया। इससे अच्छा इनके बीच का गैप कम कर दो। हाँ भैया। गैप कम करने का मतलब है गार्ड गाड़ी और नरम लोहे के क्रोड पर क्यों रखा, क्योंकि ये लोहे का क्रोड है हाँ तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा संबंध होगा। हाँ भैया। फ्लक्स परिवर्तन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हाँ हैं। भैया। तो इसमें तांबे की दो परस्पर विद्युत रुद्ध कुंडलियां, कितनी कुंडलियां हैं हमको, दो। विद्युत रुद्ध का मतलब ये याद है कि देखो ये कुंडली और ये कुंडली अगर टच में है हाँ भैया। तो इसकी धारा डायरेक्टली इसमें जा सकते नहीं हाँ, है। हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, वो उस तार के ऊपर कुचालक पदार्थ का लेपन किया हुआ है। कर रखा है। हाँ भैया। हाँ भैया। इसी को हम बोलते हैं विद्युत रुद्ध।
जो नर्म लोहे के रोड पर लिपटी होती है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को हम इनपुट कहेंगे क्योंकि यहाँ से धारा आ रही है, इसलिए इनपुट। और निर्गत कुंडली को इनपुट कह सकते हैं, निवेशी वोल्टा कह सकते हैं। और द्वितीय कुंडली का आउटपुट या निर्गत वोल्टा से जोड़ते हैं, इसको हम निर्गम कुंडली भी निर्गम कुंडली भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नर्म लोहे का क्रोड परतदार होता है। अब इसका कारण आप जानते हो, भंवर धारा। हाँ भैया, आपने जो नर्म लोहे का क्रोड लिया है, अगर चौखट ले लिया ऐसा आयताकार टाइप का, तो उसमें भंवर धारा बन जाएगी। हाँ भैया, और उस भंवर धारा का कारण क्या होगा? वो ऊर्जा का हानि करेगा, ट्रांसफार्मर को जला सकता है। हाँ भैया। तो ट्रांसफार्मर की जो लोहे की क्रोड है वो परतदार होने चाहिए या पूरा एक आयताकार घनाकार बना देता जिसकी कोई दो परतें एक दूसरे से विद्युत ध्रुव होती है, मतलब एक दोनों परतें एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं होगी। हाँ भैया, धारा प्रवाहित नहीं करना है। चित्र देख सकते हैं, एक पुराने जमाने का ट्रांसफार्मर, एक नए जमाने का ट्रांसफार्मर, जो अलग अलग है। क्रिया विधि क्या है? जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ते हैं, किसके मध्य? प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य। तो द्वितीय कुंडली में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी बदलता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित बल उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर में गाढ़ युग्मन किया जाता है जिससे कुंडली से प्राप्त सारा चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में गुजर जाता है। मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns। बाकी का काम मैं करवा सकता हूं। हाँ भैया। तो बताओ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन से? एक वो ट्रांसफार्मर जिससे जो निम्न वोल्टता को जाओ निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में ये पहला ट्रांसफार्मर। हाँ भैया। और दूसरा ट्रांसफार्मर क्या होगा? जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। एक तो हो गया निम्न को उच्च में बदलने वाला, हाँ। इसको हम कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई हाँ भैया। ट्रांसफार्मर। और इसको क्या कहेंगे? निम्नचाई। अपचाई। निम्नचाई। उपचयन अपचयन नाम नहीं सुना क्या? तो ये वोल्टा में कमी कर रहा हाँ है, भैया। इसलिए अपचाई ट्रांसफार्मर। ये वोल्टा में वृद्धि कर रहा है, इसलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, सॉरी वोल्टा द्वितीय कुंडली में ज्यादा होगी या प्राथमिक कुंडली में? द्वितीय कुंडली में वोल्टा ज्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली में वोल्टा क्या कोई डाउट? वोल्टता समानुपाती किसके है? फेरों की संख्या मतलब मैं कहूंगा Ns ग्रेटर देन होगा Np। मतलब उच्च ट्रांसफार्मर बनाना है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। अगर अपचयी ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता उच्च है, द्वितीय कुंडली की वोल्टता निम्न है। तो फेरों की संख्या Np ज्यादा हो जाएगा और Ns कम हो जाएगा। यही उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। यानी कि यदि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा क्रमशः Ip और Is है, प्राइमरी करंट है Ip, सेकेंडरी करंट Is, दोनों कुंडली में अगर गाढ़ युग्मन घटे जाए तो निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगा वेग शक्ति बराबर P बराबर I स्क्वायर VI का ना, P बराबर VI। मतलब प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर मैं कहूंगा द्वितीय कुंडली की शक्ति। देखो 100% तो होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलना है कि हमने अच्छी तरह से गाढ़ युग्मन कर रखा है और उसकी सारी ऊर्जा दूसरे को ट्रांसफर हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ प्राथमिक के लिए Vp VI बराबर Vs Vp VI नहीं, Vp Ip बराबर Vs। अब मैं क्या करता हूँ Vp बट्टा Vs बराबर इसका मतलब देखो तो जिसकी वोल्टता प्राथमिक कुंडली की वोल्टता और प्राथमिक कुंडली की धारा दोनों एक दूसरे के यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ
कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। हाँ भैया। ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा धारा धारा के। तो मैं इस फॉर्मूले में आगे लिख सकता हूँ IP बट्टा हाँ भैया द्वितीय कुंडली के फेरों की फेरों की संख्या संख्या ज्यादा है, धारा कम। और प्राथमिक कुंडली में धारा ज्यादा है। हाँ भैया। धारा मतलब आवेशों का प्रवाह। नियमित व्यायाम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और ये प्राथमिक कुंडली में धारा। ये फेरे हैं, ये धारा है, ये NS है, ये IP है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरे मतलब ऑपोजिट आ रहे हैं। प्राइमरी सामने आना चाहिए और सेकेंडरी सेकेंडरी सामने आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है व्युत्क्रम आ रहा है, इसलिए व्युत्क्रम मतलब जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा है उसमें धारा कम है, और जिसमें धारा ज्यादा है उसमें मतलब मैं कह सकता हूँ ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। आपने वोल्टता तो बढ़ा दी लेकिन धारा नहीं बढ़ा। क्या आवेश तो संरक्षित है? नींद आई क्या? कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? सामान्यतः ट्रांसफार्मर में पूरी शक्ति का स्थानांतरण नहीं हो पाता, अर्थात ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ तो ऊर्जा की हानि होती है। तो किस वजह से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है? उसमें सबसे पहला है फ्लक्स क्षरण, मतलब पहली कुंडली से दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स स्थानांतरित हो रहा है वो कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाए, मतलब फ्लक्स कहीं ना कहीं से बिखर जाए। लीकेज कहते हैं पानी कहीं से बाहर निकल रहा है। अच्छी मतलब इस लीकेज से बचने के लिए क्या जरूरी है? गाड़ी अच्छी गाड़ी तार पे पहनाए ना घर में, तार पे पहना देना। रोड के अंदर कुंडलियों को उचित युग्मन न होने से कुंडली के मध्य वायु भरी होती है और उसकी वजह से एक कुंडली का सारा फ्लक्स दूसरी कुंडली में स्थानांतरित नहीं हो पाता, और इसे कम करने के लिए दोनों कुंडली को एक दूसरे से अच्छी तरह से गाढ़ युग्मन करना चाहिए। हाँ भैया। अगला चीज चलते हैं कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा। हाँ, यह धारा तो बह रही है, इसका तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध के कारण ऊर्जा हानि हो जाएगी। तो हमको ऐसा तार लेना चाहिए जिसकी प्रतिरोधकता कम हो। तो कुंडलियों में कुंडली के तार में प्रतिरोध के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जूल के नियमानुसार जूल के तापन नियमानुसार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, और तांबे के मोटे तार का अगर उपयोग करेंगे तो उसकी ऊर्जा का क्षय कम किया जाएगा, तो शक्तिफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। अगला ऐसा भंवर धारा याद होगा बताया था अभी हमने। तो लोहे के क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती रूप से बदलता है, जिससे क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, और भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को न्यूनतम करने के लिए क्रोड को किस प्रकार बनाया जाए? परतदार। शैथिल्य हानि चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन बार-बार करेगा। उसकी वजह से ऊर्जा हानि होती है। याद आ रहा है ये चक्र? कॉर्ड्स में नहीं तब ये कॉर्ड्स में क्रोड के बार-बार चुंबकन विचुंबकन के कारण ऊष्मा के प्रवाह में ऊर्जा का व्यय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि। और शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्रोड ऐसे पदार्थ को बनाया जाता है जिसमें बीच वक्र का क्षेत्रफल देखो जितना ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वो चुंबकन विचुंबकन उतना ही ज्यादा ऊर्जा हानि देती है। इससे अच्छा छोटा ऐसा लो जिसका फटाफट हो जाए, फटाफट चुंबकन फटाफट विचुंबकन फटाफट चुंबकन फिर फटाफट विचुंबकन, ऐसा मिलता है? नहीं मिलता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर में ऊर्जा कम करके इसकी दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दक्षता बढ़ा सकते हो केवल और केवल 95%। इससे ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। 100% तो कॉमन सेंस है, वही नहीं। और इसके दक्षता का फार्मूला पी आउटपुट बटा पी इनपुट इनटू 100 दक्षता इक्वल से ये जानते हैं 11 पे पढ़ा था। तो आपको ये तो पता होगा हमारे घरों के अंदर 220 से 240 वोल्ट तक ये ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वो आने वाले उच्च वोल्टेज को 220 से 240 के बीच में
सेट व्यवस्थित। चलिए चैप्टर समाप्त हुआ। कल जानेंगे चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ सो लिखो वेबसाइट फॉर्मूले में। एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे के 500 में से कितने में से 500 में से 450 नंबर है। हाँ भैया। तो कितना हो जाएगा? एक सीट कट गया। 5 के पार्ट से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। कितना हुआ? 9/10 मतलब 0.9। हाँ भैया। अगर मैं परसेंटेज निकालूं हाँ भैया, तो इनको 100 करना पड़ेगा ना। हाँ भैया। तब आपका होगा इसका 90%। समझ में आया? तो ये जो दक्षता का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि P आउटपुट बट्टा P इनपुट इनटू 100 कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जितना अंदर सार है। हाँ भैया। ऊर्जा क्या उत्पन्न की जा सकती है? नहीं भैया। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती नहीं नष्ट की जा सकती। केवल एक से दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ भैया। किसी को डाउट? नहीं भैया। मैक्सिमम ऊर्जा कितनी? जितनी यहाँ से आ रही है। हाँ भैया। तो वही 500 की जगह मैंने लिखा इनपुट और कितना कन्वर्ट कर रहे हैं सब? 4.5 आउटपुट परसेंटेज निकाला इनको 100 कर दो। हमें ठीक है? चलिए अब तो फाइनली ऊर्जा खत्म, चैप्टर खत्म। ये इसी साल